जिस लड़की को मैं बचपन से तंग करता आया था वही इस दुनिया की मेन हीरोइन निकली, और वो भी मेरी जान बचाने के लिए। वैसे उससे बचने के चक्कर में मैंने अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि नए स्टूडेंट्स की वेलकम सेरेमनी में वो फिर से मिल जाएगी। आंखों में आंसू लेकर उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे? मैं एक रोमांटिक नॉवल में रीइंकारनेट हुआ था, लेकिन मेरी बैड लक देखो, मैं यहाँ सेकंड विलन बना था। इस बॉडी का ओरिजिनल मालिक फैमिली का सबसे लाडला पोता था। एक दिन उसके दादाजी उसके लिए उसका फेवरेट केक लाए। वो उसे लेकर हीरोइन को चिढ़ाने गया, लेकिन लड़की ने गुस्से में पत्थर फेंक दिया जो सीधे उसके सिर पर लगा। आखिर में केक नीचे गिरकर पूरी तरह खराब हो गया। बस वहीं से लड़ाई शुरू हुई। ओरिजिनल मालिक ने मन ही मन बदला लेने की कसम खा ली। उसके बाद जब भी वो हीरोइन को देखता, उसकी जिंदगी हेल बनाने की कोशिश करता। फिर हीरोइन गांव छोड़कर चली गई और सालों बाद दोनों यूनिवर्सिटी में दोबारा मिले। आगे चलकर ओरिजिनल मालिक ने हीरोइन को अपनी मेहनत से चमकते देखा और उसी से प्यार कर बैठा। उसने मेन हीरो और हीरोइन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने हीरोइन के खिलाफ जाल बिछाए और सारा इल्जाम मेल प्रोटैगनिस्ट पर डाल दिया। लेकिन आखिरकार दोनों को सबूत मिल गए और उसे जेल में डाल दिया गया, और एंड में वो जेल में मारा गया। मैंने अपने माथे को छुआ। अभी अभी पत्थर लगने से वहां बड़ा सा सूजन निकल आया था। जब मैंने ऊपर देखा तो दूर खड़ी नांगोंग लिनो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे कोई छोटा बीस्ट अभी हमला कर देगा। उसकी नजरों में सावधानी और दुश्मनी साफ दिख रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर 22 साल के आदमी की सोल थी। सच कहूं तो मैं किसी छोटे बच्चे को परेशान नहीं कर सकता था। मैंने जमीन से केक उठाया, उस हिस्से की क्रीम हटाई जिस पर धूल लग गई थी, और उसे 1 मीटर ऊंची दीवार पर रख दिया। ओए, मैंने आवाज लगाई। मैंने उंगली से केक की तरफ इशारा किया और बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। फिर मैं खिड़की के पीछे छिपकर उसका रिएक्शन देखने लगा। उम्मीद थी कि कम से कम इस छोटे से फेवर को याद रखेगी ताकि फ्यूचर में मुझसे पंगा न ले। स्पष्ट था कि नंगोंग लिनो ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसकी खतरनाक आंखें कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। फिर छोटे जंगली जानवर की तरह वो दौड़ी, केक उठाया और भाग गई। कुछ ही सेकंड में उसकी परछाई रास्ते के आखिर में गायब हो गई। उसके बाद नंगोंग लिनो हमेशा मेरे घर के बाहर मंडराने लगी। हर बार मैं जल्दी से खाना एक बड़े कटोरे में रखकर दीवार पर छोड़ देता। मैं कभी उससे बात नहीं करता था, बस चीजें रखता, पलटता और अंदर चला जाता। दादी ने कहा, तूने उस लड़की को दौड़ाकर भगाना क्यों बंद कर दिया? मैंने गर्दन खुजलाते हुए बहाना बनाया, अरे दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए। और दादी, आप ही तो कहती थी कि उसका बाप शराबी है, उसकी केयर नहीं करता, और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। बेचारी है ना। दादी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। वो बार बार कहती रही कि मैं बड़ा और समझदार हो गया हूं, लेकिन सच्चाई मुझे पता थी। मैं सिर्फ उसका फेवर जीतना चाहता था ताकि फ्यूचर में जब वो चमकने लगे तो मुझे पूरी तरह भूल जाए। लेकिन मेरी ये अच्छाई किसी काम नहीं आई। जो कटोरा मैं दीवार पर छोड़ता था, पहला गायब हो गया, दूसरा नाली में टूटा मिला, तीसरा सीधे मेरे आंगन में फेंका गया टुकड़ों में। मेरा पारा चढ़ गया। मैंने फिर एक कटोरा दीवार पर रखा और साथ में हरे रैपर वाली फ्रूट कैंडी भी रख दी। फिर 1 मीटर लंबी बैम्बू स्टिक उठाई और पेड़ों के पीछे छिप गया। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वो आएगी उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। आखिर मेरे घर के कटोरे पेड़ों पर तो उगते नहीं थे। इंतजार करते करते मच्छरों ने कई बार काट लिया। तभी मैंने नंगोंग लिनो को अपनी तरफ लंगड़ाते हुए आते देखा। उसका पूरा शरीर गंदगी से भरा था, लेकिन वो मिट्टी भी उसके माथे के खून वाले निशान को नहीं छिपा पा रही थी। उसकी बाह पर भी अलग अलग गहराई वाले कई स्क्रैचेस थे। जैसे ही उसने कैंडी देखी, उसका छोटा सा शरीर अचानक स्टिफ हो गया। उसके चेहरे पर शोक और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसने कैंडी को ऐसे छुआ जैसे वो कोई अनमोल ट्रेजर हो। मेरे सीने में अचानक अजीब सा दर्द उठा। उसी पल मेरा उसे डांटने का मन खत्म हो गया। मैं पेड़ के पीछे से बाहर निकला। वो डर के मारे सिर से पैर तक कांप उठी। उसकी सुनहरी आंखें बड़ी हो गईं, बिल्कुल डरे हुए पप्पी जैसी। दोबारा मेरा कटोरा मत फेंकना। खाना खत्म होने के बाद उसे वापस वहीं रख देना, समझी? मैं बैम्बू स्टिक घसीटते हुए उसके पास से गुजरा, फिर जेब से बची हुई दूसरी कैंडी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वो काफी देर तक मेरी हथेली में रखी कैंडी को घूरती रही, फिर थोड़ा झुक कर मुड़ी और भाग गई। उसके नंगे पैर पत्थरों से भरे रास्ते पर पड़ रहे थे, लेकिन जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी डगमगाती परछाई जल्दी ही गायब हो गई। रात के खाने के दौरान दादाजी वापस आए और बोले कि नंगोंग लिनो को उसके बाप ने दोपहर में फिर पीटा है। सुना है कल रात उसने पानी गर्म नहीं किया था। उस हरामी ने फिर उसकी बुरी तरह धुनाई कर दी। मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक रुक गई। उसके घाव याद आते ही खाना गले में अटक गया। घर के कटोरों को बचाने के लिए मैंने उसे खाना छोटे एल्यूमिनियम कंटेनर में देना शुरू कर दिया। जब भी वो नजर नहीं आती, मैं चॉपस्टिक से कंटेनर के किनारे पर टक टक करता। कुछ देर बाद वो दूर से सिर निकालकर मुझे देखने लगती। गाइस, आईपीएल 2026 शुरू हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप पर देख रहा हूं, जहां लाइव अपडेट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न भी कर सकते हो। इस आईपीएल पर कैश प्राइजेस और एप्पल गैजेट्स के क्रेजी गिवअवेज भी चल रहे हैं। परफेक्ट चांस फोन अपग्रेड का, और नए प्लेयर्स को पहले 4 डिपॉजिट्स पर 70,000 रुपए तक बोनस मिल सकता है। बस प्रोमो कोड एरो100 यूज करना। लिंक नीचे कमेंट्स में है, जाओ चेक करो। उसकी गोल काली आंखें उसके गंदे चेहरे पर अलग ही चमकती थीं। उनमें सावधानी और डिस्ट्रस्ट छिपा रहता, लेकिन साथ ही हल्की सी उम्मीद भी। मैं हमेशा उसके कंटेनर में एक्स्ट्रा मिल्क कैंडी रख देता। मेरे पेरेंट्स शहर में छोटा बिजनेस चलाते हैं। मैं गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। प्राइमरी स्कूल खत्म होने के बाद मैं सिटी जाकर मिडिल स्कूल में पढ़ूंगा, और नांगोंग
जो मुझसे 3 साल छोटी है, उसे भी सेमेस्टर गांव के स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए टीचर ने मना लिया था। देशभक्ति वाले त्योहारों की छुट्टियां पूरे 7 दिन चली और मैंने उसे पूरे 7 दिन तक खाना खिलाया। शुरुआत में वो मेरा कंटेनर फेंक देती थी, फिर बाद में कंटेनर और चॉपस्टिक्स वापस आंगन में उछालने लगी। और अब हाल ये था कि वो कंटेनर और चॉपस्टिक्स को इतना साफ करके लौटाती थी कि चमकने लगते थे, फिर उन्हें मेरे घर की दीवार पर उसी जगह रख देती थी। लेकिन उसकी ये अच्छी आदत ज्यादा दिन नहीं चली। ब्रेकफास्ट स्टॉल वाली आंटी ने अभी मुझे बंद दिया ही था कि नंगोंग लिनो ने उसे झपटकर छीन लिया और ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो, कुछ ही सेकंड में गायब। मेरे पास दोबारा पैसे देकर दूसरा ब्रेड खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं क्लासरूम लौटा तो मेरी क्लास के लड़के बहुत शोर मचा रहे थे। मेरा जमा हुआ गुस्सा उसी पल फट पड़ा। मैंने जोर से किताब टीचर की डेस्क पर पटकी। धड़ाम की आवाज के साथ पूरा क्लास तुरंत शांत हो गया। गुस्से भरे चेहरे के साथ मैंने उन लड़कों को अच्छी तरह डांटा जो रिसेस में मस्ती कर रहे थे। दूसरे पीरियड के बाद एक्सरसाइजेस करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी। स्टेज से नीचे देखते हुए मेरी नजर फर्स्ट ईयर सेक्शन की लेफ्ट साइड में खड़ी नंगोंग लिनो पर पड़ी। एक टीचर उसे डांट रहा थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे लकड़ी का तख्ता। उसकी नजर जमीन पर टिकी थी और वो अपना बायां पैर दाएं पैर से रगड़ रही थी, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। स्कूल स्टूडेंट्स को फ्री न्यूट्रिशियस लंच देता था। टेस्ट खास नहीं होता था, लेकिन कम से कम पेट भर जाता था। लेकिन नंगोंग लिनो हमेशा 3 बड़े कटोरे खा जाती थी। ऐसे खाना मुंह में ठूंसती जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली हो। हर निवाले के साथ अपना मुंह पूरी तरह भर लेती। उस दिन मैंने क्लासरूम लॉक किया और सीढ़ियां उतर ही रहा था कि तभी कुछ सीनियर लड़के तेजी से भागते हुए दिखे। उनमें से कुछ लोग नंगोंग लिनो को उठाकर ले जा रहे थे। मैं वहीं खड़ा रह गया और लंबी सांस ली, फिर पलटकर ऊपर गया और 6th ग्रेड टीचर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया ताकि उनकी शिकायत कर सकूं। जब तक टीचर हमें लेकर उसे ढूंढने पहुंचे, तब तक वो लोग नंगोंग लिनो को सड़क किनारे कीचड़ वाले गड्ढे में फेंक चुके थे। वो सिर से पैर तक मिट्टी में सनी हुई थी, बस उसकी आंखें दिख रही थी, इतनी ठंडी कि खून जमा दे। उन आंखों में पागलपन भरा तेज गुस्सा छिपा था। वो कीचड़ के कोने में अकेली बैठी थी, छोटी और पूरी तरह अकेली। ओरिजिनल नॉवल में जब असली विलन ये सीन देखता था तो वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाता, उस पर पानी डालता और मिट्टी फेंकता। लेकिन मैं अलग था। मैं उसके पास गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चलो। वो कीचड़ में ही बैठी रही, बिल्कुल हिले बिना, ठंडी नजरों से मुझे घूरती हुई। मैंने थोड़ा सोचा, फिर जेब से कैंडी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे हिली। उसकी काली पुतलियों में कैंडी का रिफ्लेक्शन आया और साथ में हल्की सी कमजोरी भी। मैंने कैंडी और पास कर दी। कई कोशिशों के बाद वो आखिरकार लड़खड़ाते हुए कीचड़ से उठी, धीरे धीरे चलकर मेरे सामने आ गई और अपनी मिट्टी से भरी हथेली कैंडी लेने के लिए बढ़ाई। लेकिन मैंने कैंडी पीछे खींच ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के पानी भरे गड्ढे में धोने लगा। उसका हाथ बहुत पतला और छोटा था। हड्डियां इतनी साफ महसूस हो रही थीं कि मेरी हथेली तक दुखने लगी। उसके हाथ से मिट्टी साफ करते हुए मेरे सीने में अजीब भारीपन महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा, पहले मिट्टी साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो कैंडी गंदी हो जाएगी। आखिर में टीचर ने भौहें सिकोड़ते हुए मुझसे कहा कि नंगोंग लिनो को उसके घर छोड़ाऊं। मैंने कहा, टीचर, उसका बाप गांव का शराबी है, नशे में लोगों को मारता है। पहले बाकी बच्चों के पेरेंट्स से बात करना बेटर होगा। आखिर में एक लड़के की मां नंगोंग लिनो को अपने घर ले गई। उसने उसे नहलाया और पुराने कपड़े पहनाए। तभी मैंने पहली बार उसका असली चेहरा देखा। उसका चेहरा पतला और सुंदर था, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत गोरी स्किन। बस वो बहुत दुबली थी, वरना बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी। आखिर नोवेल की प्रोटैगनिस्ट जो थी, वो अपनी पुरानी स्कूल बैग लेकर मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं रुका और पलटकर उसकी तरफ देखा। सुबह मेरा लंच छीनना मुझे पसंद नहीं आया। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो सच में मारूंगा। उसने मुझे नफरत भरी नजर से देखा और भाग गई। मैंने पीछे से चिल्लाकर कहा, कैंडी, और वो तुरंत वापस दौड़ती हुई आई। कैंडी छीनी और फिर भाग गई। अगले कुछ दिनों तक नंगोंग लिनो मेरे घर के पास नहीं आई। जो खाना मैं दीवार पर छोड़ता वो वहीं पड़ा पड़ा मक्खियों से भर जाता। कोई उसे छूता तक नहीं था। मैं सोचने लगा कि शायद मेरी मारने वाली धमकी की वजह से वो मुझसे नाराज है। एक दिन गांव के रास्ते में मेरी मुलाकात नंगोंग लिनो से हुई। एक छोटे बिल्ली के बच्चे को मोटरसाइकिल ने कुचल दिया था। वो खून उगल रहा था और लगातार तड़प रहा था। स्पष्ट था कि वो बचने वाला नहीं था। नंगोंग लिनो उसके पास गई। उसने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे से सिर, फिर एक तेज झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बिना सोचे एक कदम पीछे हट गया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ ठंडी बेरुखी। लेकिन उसने और कुछ नहीं किया। वो बस मरे हुए बिल्ली के बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर पास के जंगल की तरफ चली गई। वहां उसने एक गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। तभी अचानक मुझे समझ आया कि उसने क्या किया था। उस बिल्ली के बच्चे को तड़प तड़प कर मरने देने से बेहतर था कि उसका दर्द एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो अभी 7 साल की भी नहीं थी। आखिर उसने कैसी जिंदगी जी होगी जो उसका दिल इतना बेरहम बन गया। मैंने अपने बैग से एक लंच बॉक्स निकाला और उसे आवाज दी, नांगोंग, ये लंच बॉक्स स्कूल में तुम्हारे लिए है। दोपहर को खाना खत्म करने के बाद इसमें एक और सर्विंग भर लेना ताकि घर ले जा सको। वो बस मुझे घूरती रही। साफ सुथरा रहना जरूरी है, कपड़े बदलना और रेगुलरली नहाना भी। मेरे गले में अजीब सा भारीपन आ गया। मैंने उसका छोटा सा गंदा हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे घर। घर पहुंचकर मैंने सारी बात दादा दादी को समझाई। फिर मैं अपनी पुरानी चीजों में से बचपन के साफ कपड़े ढूंढने लगा। उन्हें उसकी स्कूल बैग में रखा और बाहर एक बड़ी टब जैसी बाल्टी ले आया।
फिर स्टेप बाय स्टेप उसे सिखाया कि कपड़े कैसे भिगोते हैं, कैसे रगड़ कर धोते हैं, कैसे रिंस करते हैं और कैसे सुखाने के लिए टांगते हैं। वो हर बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब दादा दादी खाना बना चुके तो उन्होंने उसे अंदर आकर खाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा खाना एक छोटे एल्यूमिनियम कंटेनर में डाला और उसे दे दिया। वो मेरे घर के दरवाजे पर उकड़ू बैठ गई और बिना एक भी टुकड़ा छोड़े सब खा गई। कुछ समय बाद मैंने स्कूल में देखा कि नंगोंग लीनो का बाप उसे पीट रहा था। वो बस कोने में सिकुड़ कर बैठी रही, न खुद को बचाया न शिकायत की। टीचर उस आदमी को शांत नहीं कर पा रहे थे। मैं बस उसे चिल्लाते हुए सुन पा रहा था कि उसने किसी के कपड़े टांगने वाले हैंगर और वॉशिंग पाउडर चुरा लिए थे। उसी पल मेरा खून खौल उठा। उसने वो चीजें सिर्फ इसलिए चुराई थी क्योंकि मैंने उसे कपड़े धोना सिखाया था। मैंने मुट्ठियां भींच ली, फिर इंतजार किया कि वो शराबी सीढ़ियों के पास पहुंचे और अचानक मैं दौड़ता हुआ उसकी पीठ से टकरा गया। ऐसे एक्टिंग की जैसे मैं जल्दी में बाथरूम जा रहा था और बार बार माफी मांगने लगा कि ध्यान नहीं दिया। स्कूल से लौटने के बाद मैंने घर से कुछ साफ हैंगर्स और वॉशिंग पाउडर इकट्ठा किया और उन्हें दीवार पर रख दिया। नंगोंग, उसने दीवार के पीछे से सिर बाहर निकाला। मैंने चीजों की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें ले जाओ। उसने बाल धो लिए थे और वही अल्ट्रामैन वाली स्वेटशर्ट पहन रखी थी जो मैंने उसे दी थी। पूरी तरह साफ सुथरी लग रही थी। मैंने उसके कानों के पीछे और गर्दन को छूकर कहा, जब चेहरा धो या नहाओ तो इन जगहों को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। उसने चुपचाप सिर हिलाया। मैंने उसे एक कैंडी दी और थोड़ा नरम होकर पूछा, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है? उसने सिर झुकाकर ना में सिर हिलाया, लेकिन फिर भी सीधी खड़ी रही। मैंने धीरे से फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह दादी ने उबले हुए शकरकंद एक थैली में रखे और मुझे दिए ताकि मैं नंगोंग लीनो को दे दूं। वो काफी देर तक चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। दादी मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। स्कूल में रिसेस के दौरान मैंने उसे फिर देखा। टीचर ने उसे क्लासरूम के दरवाजे पर रोक रखा था और डांट रही थी। सख्त आवाज में पूछ रही थी कि वो होमवर्क क्यों नहीं करती, लेकिन वो बस खंभे की तरह खड़ी रही, चुपचाप। आखिरकार मेरा दिल नहीं माना। जब दादी खेत में कैबेज लगा रही थी तो मैंने नंगोंग लीनो को बुलाया ताकि वो देखकर सीख सके। अगर तुम ये सीख गई तो अपने घर में खुद सब्जियां उगा पाओगी, फिर तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वो आखिर तक बहुत ध्यान से सब देखती रही। मैंने उसे खाने की एक प्लेट दी और उसकी पॉकेट में कैबेज सीड्स का छोटा पैकेट रख दिया। इन्हें मिट्टी में बो देना, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। जब वो जा रही थी तो मैं खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। और हाँ, होमवर्क करना मत भूलना। धीरे धीरे मेरी और नंगोंग लीनो की एक रूटीन बन गई। हर सुबह वो मेरे घर आकर थोड़ा ब्रेकफास्ट करती, फिर मेरे पीछे पीछे स्कूल जाती। क्लासेस खत्म होने के बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठकर होमवर्क करती, फिर मेरा इंतजार करती और मेरे पीछे पीछे वापस घर आती। कुछ क्लासमेट्स मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वो मेरी छोटी टेल है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन किसी ने उस पर मिट्टी का ढेला फेंक दिया। वो पागलों की तरह उस लड़के पर टूट पड़ी जो उससे आधा सिर लंबा था। उसे जमीन पर गिराकर मारने लगी। मैंने उसे खींचकर अलग किया और डांटना शुरू किया, लेकिन उसने बस धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। मैं कुछ पल के लिए वहीं जम गया, फिर उसके कपड़ों से मिट्टी साफ करते हुए बोला, अगर कपड़े गंदे हो जाए तो बस धो लिए जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें चोट लग गई तो दर्द होगा, ताकि कोई उसे दोबारा परेशान न करे। मैंने उससे कहा कि क्लासेस के बाद टीचर्स ऑफिस में मेरा इंतजार किया करे ताकि हम साथ घर जा सकें। ऑटम हार्वेस्ट के दौरान मैं दादा दादी के साथ खेत में शकरकंद निकालने में मदद कर रहा था। मैंने ऊपर देखा तो दूर नंगोंग लीनो चुपचाप खड़ी हमें देख रही थी। मैं दौड़कर घर गया और एक छोटी थैली लेकर आया। उसे देते हुए कहा, 100 तक गिनो, फिर आकर हमारी मदद करना। दादा दादी मेरी मंशा समझ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने भी उसे मदद के लिए बुलाया। वो वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। शायद पहली बार किसी ने उस पर तरस खाए बिना उससे अच्छा व्यवहार किया था। वो काफी देर तक हिली तक नहीं, जब तक मैंने दोबारा नहीं कहा। तब वो झुक गई और हमारे साथ पूरी मेहनत से शकरकंद जमा करने लगी। कुछ समय बाद उसकी लगाई हुई कैबेज उगाई। पूरा छोटा खेत चमकीले हरे रंग से भर गया। दूसरों की नकल करते हुए उसने लकड़ियों से अपनी छोटी सब्जी वाली जगह को घेर दिया ताकि मुर्गियां और बत्तखें उसे खराब न करें। मैं उसकी छोटी खेती देखने गया और दिल से उसकी तारीफ की। तुम्हारी कैबेज तो बहुत अच्छी बढ़ रही है। दादी ने मुझसे कहा कि मैं उसे मूली और पत्ता गोभी के कुछ पौधे दे आऊं। उसने पौधे लिए, फिर काफी देर हिचकिचाने के बाद मुड़ी और अपने घर भाग गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में साफ पानी से भरा कटोरा था। धीमी आवाज में उसने कहा, मैंने कटोरा और जग धो दिया। मैं मुस्कुराया और उसके बाल उलझा दिए ताकि उसे समझ आ जाए कि सब ठीक है। फिर मैंने कटोरा लिया और पानी पी गया। अभी मैंने कटोरा मेज पर रखा ही था, तभी उसका शराबी बाप दरवाजे से बाहर निकला। नंगोंग लीनो तुरंत पलटी और अपने छोटे से शरीर को फैलाकर मेरे सामने खड़ी हो गई, मुझे बचाने के लिए। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो उस आदमी से बेहद डरती थी, फिर भी उसका पहला इंस्टिंक्ट मुझे प्रोटेक्ट करना था। मैंने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी, उसके बाप को पोलाइटली ग्रीट किया, फिर नंगोंग लीनो से अपना ध्यान रखने को कहा और वहां से चला गया। एक दिन नंगोंग लीनो की टीचर ने मुझे ऑफिस में बुलाया। कारण था, उसने किसी से लड़ाई की थी। टीचर ने मुझे जमकर डांटा और कहा कि मैं उसे कंट्रोल में रखूं। मैंने सीधे जवाब दिया, मैम, मैं उसका गार्डियन नहीं हूं, इसलिए आपका लेक्चर सुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बस उसी गांव का उसका दोस्त हूं, बस। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो नंगोंग लीनो दरवाजे पर एबंडेंट पप्पी की तरह खड़ी थी, थोड़ी नाराज, थोड़ी हर्ट। मैंने उसके सिर पर हल्का सा नोक मारा और डांटते हुए कहा, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी। अभी जाओ और अपने क्लासमेट से माफी मांगो, वरना दोबारा मुझसे बात मत करना। उसने मेरी तरफ देखा और तोप के गोले की तरह ऑफिस के अंदर भागी। वो दूसरे बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गई और जोर से चिल्लाई, सॉरी। ऑफिस में मौजूद सब लोग जम गए और मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए।
ये बच्ची सच में मानती थी कि माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठना जरूरी होता है। घर लौटते वक्त मैं उसे लगातार समझाता रहा कि असली अपोलॉजी दिल से होनी चाहिए और किसी के सामने ऐसे घुटनों पर नहीं गिरना चाहिए। जब मैं लगातार बोलता जा रहा था, वो सिर उठाकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और आधे चांद की तरह मुड़ी हुई थीं। उसका पूरा चेहरा खुशी से भरा था। सेमेस्टर खत्म होने के बाद जब हम पढ़ रहे थे, तब मैंने गलती से नंगोंग लिनो का लैंग्वेज टेस्ट देख लिया। उस पर लाल रंग में लिखा हुआ 18 देखकर मेरी आंखें दुखने लगीं। नोवेल में तो हीरोइन जीनियस थी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पहली क्लास के लैंग्वेज सब्जेक्ट में कोई 18 कैसे ला सकता है? मैंने उससे मैथ पेपर दिखाने को कहा। वो मन मारकर ले आई। उसमें 83 मार्क्स थे। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कमजोर थी। फाइनल एग्जाम्स में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, इसलिए मैंने उससे कहा कि वीकेंड पर मेरे घर आए ताकि पेपर दोबारा सॉल्व करे और जो समझ ना आए वो मैं समझा दूं। मुझे लगा था कि ये मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मैनेजेबल रहेगा। लेकिन असलियत में ये सूरज को हाथ से ढकने जैसा था। उसे ये भी समझ नहीं आता था, वो भी नहीं। मैंने एक सिंपल याद करने वाला सवाल लाख बार समझाया, फिर भी वो गलत कर देती। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि 2 दिन तक उसे पढ़ने आने ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नर्व्स शांत करने की मेडिसिन चाहिए। जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे और नंगोंग लिनो के लैंग्वेज में 45 और मैथ में 85 आए। उसने काफी इंप्रूवमेंट की थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जारी रखी। विंटर वेकेशन में वो बहुत तेजी से सीखने लगी। बस लैंग्वेज सब्जेक्ट में कभी कभी अटक जाती थी, बाकी सब पहली बार में समझ जाती। मेरे पेरेंट्स मुझे नए साल पर शहर ले जाने वापस आए। वहां से मैं उसके लिए एक्सरसाइज नोटबुक्स, हैंड राइटिंग बुक्स और रेफरेंस बुक्स लाया। मैंने पूरी छुट्टियों का होमवर्क उसे देकर रखा। जब मैं जा रहा था, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसके सिर पर हल्की थपकी दी और मुस्कुराकर कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और जब लौटूंगा तो तुम्हारे लिए कैंडीज और टॉयज लाऊंगा। जब तक तुम ये नोटबुक्स खत्म करोगी, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। उसने सिर हिलाया और वहीं खड़ी रही। वो तब तक मेरी कार को देखती रही जब तक वो नजरों से गायब नहीं हो गई। एक कदम भी नहीं हिली। न्यू ईयर से पहले मैं पेरेंट्स के साथ गांव वापस लौटा और नांगोंग लिनो के लिए फायरवर्क्स, एक स्पिनिंग टॉप और नए शूज लाया। मैंने उसे बॉक्स दिया। वो काफी देर तक उसे पकड़े खड़ी रही, बिना हिले। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें लाल थीं और वो रोने वाली लग रही थी। उसकी छोटी नाक भी लाल हो गई थी। मैंने उसके बाल उलझाते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर। नांगोंग लिनो ने होंठ भींचे और बोली, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। उसने मेरे दिल को पूरी तरह हिला दिया। मेरे अंदर सॉफ्टनेस और उदासी दोनों एक साथ भर गए। न्यू ईयर वाले दिन मैं उसे अपने कजन और गांव के बाकी बच्चों के साथ लैंटर्न लेकर घर घर न्यू ईयर विशेष देने ले गया। जब हम लौटे तो हमारी पॉकेट्स कैंडीज और गिफ्ट मनी से भरी हुई थी। मैंने अपना सारा हिस्सा उसे दे दिया और कहा कि घर जाकर अच्छे से न्यू ईयर एंजॉय करे। घर लौटने पर मेरा 4 साल का कजन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगा और बोला, अरे भैया, मेरी बहन कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा ना बुलाऊं, तो फिर तुम्हें क्या बोलूं? मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर मुझे एक साथ हंसी और गुस्सा दोनों आ गए। ये छोटी शैतान, मैं मन ही मन बड़बड़ाया। नए साल पर भी झगड़ा ढूंढ रही है। समय उड़ता चला गया। नंगोंग लिनो ने कभी नए शूज पहनने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसमें जबरदस्त बदलाव आ गया था। उसके ग्रेड्स आसमान छूने लगे। फाइनल एग्जाम्स में उसने सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लिए और सेकंड ग्रेड में पहुंचते ही क्लास मॉनिटर बन गई। उसके कपड़े पुराने जरूर थे, लेकिन हमेशा बिल्कुल साफ रहते थे। जब वो 3rd ग्रेड में थी, उसकी टीचर एक दिन मुझसे मिली। उन्होंने बताया कि नंगोंग लिनो ने फ्रेंड नाम की एक ऐसे लिखी थी और वो पूरी ऐसे मेरे बारे में थी। टीचर ने कहा कि उसे पढ़कर कई टीचर्स रो पड़े थे, लेकिन नांगोंग लिनो ने उसे क्लास में एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल नहीं करने दिया, क्योंकि उसे डर था कि कोई और मुझे उसका भाई बनाकर उससे छीन ना ले। मैं हमेशा सोचता था कि जैसे ही उसकी असली माँ उसे लेने आएगी, सब ठीक हो जाएगा। चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने की 28वीं रात उसने नांगोंग लिनो के हाथ बांधे और उसे बीम से लटकाकर पीटा। जब तक पड़ोसी पहुंचे, वो बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी 2 पसलियां टूट चुकी थीं, पिंडली में फ्रैक्चर था, दोनों हाथ डिसलोकेट हो चुके थे और अंदरूनी ब्लीडिंग भी हल्की थी। चाइनीज न्यू ईयर की रात मैं उसे हॉस्पिटल में देखने गया। वो हॉस्पिटल बेड पर बैठी थी, सुन्न खोई हुई, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में धीरे धीरे थोड़ी चमक वापस आ गई। मैं उसके पास गया, सावधानी से उसे गले लगाया और धीरे से दिलासा देते हुए कहा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो न्यू ईयर पर हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उसके लिए नए कपड़े और नए शूज खरीदे। स्नैक्स और लकी मनी भी लाकर उसके बेड के पास रख दिए। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे देखा और बस इतना कहा, थैंक यू। कुछ ही समय बाद नंगोंग लिनो की बायोलॉजिकल मदर हॉस्पिटल आई और उसे अपने साथ ले गई। मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा उनकी कार को दूर जाते हुए देखता रहा। मेरे दिल में राहत भी थी और एक खालीपन भी। नंगोंग लिनो, उम्मीद करता हूं अगली बार जब हम मिले, तब तक तुम्हें खुशी मिल चुकी हो। पलक झपकते ही 10 साल गुजर गए। मैं कुनान यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया और 3rd ईयर स्टूडेंट बन गया। वेलकम सेरेमनी वाले दिन धूप जानलेवा थी। मैं और मेरी रूममेट लाइन में खड़े खड़े इस हरामी गर्मी को कोस रहे थे। तभी स्टेज से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अब नेशनल स्कॉलरशिप लेने के लिए स्टेज पर आएंगी नंगोंग लिनो। हेलो एवरीवन, मैं 1st ईयर रिप्रेजेंटेटिव नांगोंग लिनो हूं। मैं वहीं जम गया। मैंने झटके से स्टेज की तरफ देखा। धूप के नीचे सफेद ड्रेस पहने वो लड़की चमक रही थी। वो वही नंगोंग लिनो थी जिसे मैंने 10 साल पहले छोड़ा था, लेकिन ओरिजिनल नॉवल की कहानी के हिसाब से उसे हिंगबे यूनिवर्सिटी में मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ होना चाहिए था और वो मुझसे 3 साल छोटी थी, इसलिए उसे अभी हाई स्कूल में होना चाहिए था। मैंने कैंपस फोरम्स और रूममेट की बातें सुन सुनकर उसकी फोटोज और वीडियोस काउंटलेस बार देखी थी। वो पूरे यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस गॉडेस बन चुकी थी, लेकिन लगता था वो अब मुझे पहचानती ही नहीं थी। एक दिन कैफेटेरिया में हमारी मुलाकात हुई।
वो मेरी तरफ चली, लेकिन बिना देखे मेरे पास से निकल गई। एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अचानक मुझे राहत महसूस हुई। ठीक है, ऐसे हम अजनबी बने रह सकते हैं और एक दूसरे की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओरिजिनल नॉवल के ट्रेजिक एंडिंग से बचने का यही सबसे अच्छा तरीका था। वेलकम नाइट पर मैं होस्ट था। जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तभी वो ऊपर जा रही थी परफॉर्म करने। हम दोनों ने सामने देखा, एक बार भी एक दूसरे की आंखों में नहीं देखा। उसकी पियानो परफॉर्मेंस और उसकी आवाज ने सबको शॉक कर दिया। एक ही रात में वो पूरे कैंपस में फेमस हो गई। मुझे लगा था कि हम हमेशा पैरेलल लाइंस की तरह रहेंगे, पास, लेकिन कभी ना मिलने वाले। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि हमारे डॉर्म की लीडर ने बॉयज डॉर्म के साथ मीटअप अरेंज कर दिया। जब हम बफेट रेस्टोरेंट पहुंचे, सबसे पहले मेरी नजर नंगोंग लीनो पर पड़ी, जो पहले से बैठी थी। मेरी रूममेट मुस्कुराते हुए बोली कि स्कूल गॉडेस को इनवाइट करने में उन्हें बहुत मेहनत लगी। मेरा दिल एक पल को रुक गया। हम अंदर गए। कई लड़कियों ने सिर उठाया। नंगोंग लीनो ने भी जल्दी से एक नजर डाली। उसकी नजर एक पल के लिए मुझ पर रुकी, फिर बिना कोई इमोशन दिखाए नीचे चली गई। मैंने राहत की सांस ली। लगता है उसने सच में मुझे नहीं पहचाना। परफेक्ट, अब कम से कम मैं शांति से खाना खा पाऊंगा। मेरा रूममेट सो तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था और उसने मेरा नाम किंगी बताया। मैंने तुरंत नंगोंग लीनो की तरफ देखा। मुझे लगा था कि मेरा नाम सुनकर वो रिएक्ट करेगी, लेकिन वो पूरी तरह शांत रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पूरी तरह रिलैक्स हो गया और सामने बैठी लड़की को मुस्कुराकर ग्रीट किया। उसी वक्त धड़ाम, नंगोंग लीनो के सामने रखा ग्लास गिर गया और पानी पूरी टेबल पर फैल गया। उसके पास बैठा लड़का जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगा, लेकिन नंगोंग लीनो की नजरें सीधी मेरी आंखों में आकर टिक गईं। मैंने पोलाइटली सिर हिलाया और नजरें हटा ली। इंसिडेंट खत्म होने के बाद हम सबने इंट्रोडक्शंस दिए, हाथ मिलाया और खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम गया। जब वापस आया तो देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर अब नंगोंग लीनो बैठी थी। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर मैंने अपने रूममेट्स को आंख मारते और इशारे करते देखा। तुरंत समझ गया ये सब उन्हीं की करतूत थी। मैंने नंगोंग लीनो की तरफ देखा। वो सिर झुकाकर खाना खा रही थी। उसकी लंबी आई लैशेज हल्के हल्के कांप रही थी। उसके आसपास एक शांत और नरम सा ओरा था। मैंने भी सिर झुकाकर खाना खाना शुरू कर दिया और उससे एक शब्द तक नहीं बोला। मेरा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। मेरे रूममेट्स ग्रुप चैट में मुझे टैग करके बोल रहे थे कि नंगोंग लीनो कई बार मुझे देख चुकी है और हर बार ज्यादा दुखी लग रही है। वो कह रहे थे कि उसकी आंखें लगभग लाल हो चुकी हैं और मुझे हार्टलेस बस्टर्ड बुला रहे थे। मैंने हार मानते हुए सिर उठाया और सीधे उसकी लाल हो चुकी आंखों से नजरें टकरा गईं। अंदर से मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये वो नंगोंग लीनो बिल्कुल नहीं थी जिसे मैं जानता था। बचपन में चाहे उसे कितना भी दर्द हो, वो हमेशा जिद्दी रहती थी और सब छुपा लेती थी। वो कभी ऐसी शक्ल नहीं बनाती थी जैसे अभी रो पड़ेगी। अपने साइड विलेन वाले रोल को याद करके मैंने फिर सिर झुकाया और खाना खाने लगा। जब खाना खत्म हुआ, मैंने अपने होमीज को हाथ हिलाकर बाय कहा और जाने के लिए मुड़ा। फ्रेंड, मेरे पीछे से एक झिंझकती हुई आवाज आई, उम्मीद से भरी हुई। मैं वहीं जम गया और तुरंत पलटा। नंगोंग लीनो एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। मेरे अंदर खतरे की घंटियां बजने लगीं। उसने मुझे पहचान लिया था। या आखिर यहां कर क्या रही है? हजार सवाल दिमाग में घूमने लगे और जितना ज्यादा सोचता उतना ज्यादा डर लगता। इसलिए मैंने जल्दी से कहा, मुझे होमवर्क करने जाना है, बाय। मैं पलटकर भाग गया। डर था कि अगर एक सेकंड और रुका तो शायद उससे पीछा ही ना छुड़ा पाऊं। वापस आते ही मेरे रूममेट्स ने मुझे घेर लिया और मजाक उड़ाने लगे। पूछने लगे कि क्या मुझे सच में उस स्कूल गॉडेस के लिए कुछ फील नहीं होता। मैंने उन्हें घूर कर कहा, क्या मैं तुम्हारी तरह डेस्परेट दिखता हूं? जैसे ही मैंने ये कहा, फोन पर नोटिफिकेशन आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैं हूं नंगोंग लीनो। मैं अभी सोच ही रहा था क्या करूं, तभी सौ तो ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हैंग चेन्यू ने एक्सेप्ट पर टैप कर दिया। ऊपर से जस्टिफिकेशन भी देने लगा। मैं तुम्हें जंगली बनने नहीं दूंगा। मैं एक्सेप्टेड फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखकर बेबस होकर सांस छोड़ दी। लग रहा था अब सच में उसे बचना इंपॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद नंगोंग लीनो ने मैसेजेस की बारिश शुरू कर दी। वो पूछती मैं क्या कर रहा हूँ, बबल टी पीने बुलाती, पूछती क्या मैं उसे नफरत करता हूँ, वीडियो गेम्स खेलने बुलाती, और मैं हर बार बहाने मार देता। मैं सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। मैं डाइट पर हूँ, डिस्टर्ब मत करो। मैं क्लास में हूँ, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि रूममेट्स ग्रुप चैट में मुझे हार्टलेस बास्टर्ड बुलाने लगे। कहने लगे कि नई लड़की रूम में बैठी रोने वाली है। ऊपर से फोटो भी भेज दी। फोटो में नंगोंग लीनो सिर झुकाकर अपना फोन पकड़े थी। उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई, जैसे उसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई हो। मेरे रूममेट्स बारी बारी से मुझे इनसेंसिटिव और पत्थर दिल बोलकर बॉम्बार्ड करने लगे। मेरा दिमाग पूरी तरह गड़बड़ा गया था। फिर भी मैंने दांत भींचकर उसके साथ वॉक पर जाने का इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया। बस रिप्लाई किया, सीरीज देख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। ये नंगोंग लीनो, जिसे समझना इतना मुश्किल है, मेरे फैसले पर ही सवाल खड़े कर रही थी। अगर मैं उसके करीब नहीं जा सकता तो कम से कम उससे दूर तो रह सकता हूँ। लेकिन लगता था उससे बचना नामुमकिन है। मेरे रूममेट्स ने फिर बारबेक्यू पार्टी रखी। जब मैं पहुंचा, देखा नंगोंग लीनो और उसके दोस्त भी वहां थे। वो अपनी चेयर पर चुपचाप बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, तुरंत घबरा कर खड़ी हो गई। धीरे से बोली, फ्रेंड, फिर होंठ भींचकर सिर झुका लिया। मेरा रूममेट लगातार मुझे धक्का दे रहा था कि जाकर उसके पास बैठूं। अंदर से मैं बुरी तरह उलझा हुआ था। वो नोवेल की हीरोइन थी, वही जिसने ओरिजिनल मालिक को जेल भिजवाया था। लेकिन उसे इतना हेल्पलेस देखकर मेरा दिल पिघलने लगा। आखिरकार मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया। उसी पल उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उनमें आंसू भर आए। वो भीगी आंखों से मुझे देख रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर जोरदार वार कर दिया हो। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। उसने मेरी स्लीव पकड़ ली और धीरे से बोली, भैया, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसकी नरम और दुखी आवाज ने मेरा दिल पूरी तरह पिघला दिया। उस दिन के बाद वो हर जगह मेरा पीछा करने लगी। क्लास खत्म होते ही वो क्लासरूम के बाहर खड़ी मिलती और खुशी से बुलाती, फ्रेंड किंगी।
उसकी आंखें चमकती रहती, वो इतनी क्यूट और ओबीडियंट लगती कि उसे देखकर अपने आप दया आ जाती। एक दिन वो फिर क्लासरूम के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बगल के खाली रूम में खींच लिया, सिर झुकाकर और पैर घसीटते हुए धीरे से बोली, आज मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरे साथ सेलिब्रेट करेंगे? फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। मेरे सीने में अजीब दर्द सा उठा। अगर आज मैं मान गया तो हमेशा मानता रहूंगा। ये बीमारी है और मुझे इसे ठीक करना होगा। मैंने तुरंत फोन निकाला और उसे 280 ट्रांसफर कर दिए। फिर कहा, जाकर केक खरीद लो, तुम्हारे फ्रेंड की क्लास है, अच्छी बच्ची बनो। ये कहकर मैंने दिल पर पत्थर रखा और वापस क्लासरूम चला गया। लेकिन आखिर में मेरे हर रूममेट ने मुझे एक एक कोहनी मारी और इनह्यूमन बुलाया। उन्होंने क्लासरूम के बाहर इशारा किया। तभी मैंने नंगोंग लिनो को देखा। वो वहां खड़ी थी, लाल आंखों के साथ, लगभग रोने वाली। मेरे तीनों होमाइज बिना कुछ बोले मेरा सामान उठाकर मुझे धक्के देते हुए उसके पास ले गए। मैंने हार मानकर लंबी सांस ली और कहा, चलो ठीक है, बताओ बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखों की सारी उदासी गायब हो गई। उस दिन उसने मुझे जबरदस्ती कैरोसेल पर बैठाया, कॉटन कैंडी खिलाई और एक पागल घूमने वाली राइड पर भी ले गई। उसने मेरी पूरी हालत खराब कर दी। लेकिन जब हम टैक्सी से उतरे और सामने 4 स्टार होटल देखा तो मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया। मैं सिर से पैर तक कांपते हुए बोला, अरे लड़की, इसका मतलब क्या है? उसने अपना निचला होंठ दबाया और मुझे कनखियों से देखते हुए धीरे से कहा, इंटरनेट पर नहीं कहते कि 18 के बाद सब अलाउड होता है? उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था। मेरी हालत खराब हो गई। मैं डर के मारे तुरंत भागा और वापस टैक्सी में घुस गया। ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, भाई जल्दी गाड़ी भगाओ। मैं ऐसे डॉम वापस भागा जैसे मेरे पीछे मौत पड़ी हो। वहां पहुंचते ही मैंने उसे एक बहुत सीरियस मैसेज भेजा ताकि सब साफ हो जाए। मैंने लिखा कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स हैं और कुछ नहीं। उस रात मुझे नाइटमेयर आया। मैंने सपना देखा कि नंगोंग लिनो मेरी गर्दन पकड़कर मुझे गले लगाए मुस्कुरा रही है और डरावनी आवाज में कह रही है, फ्रेंड, अब आप मुझसे भाग नहीं सकते। मैं झटके से उठ बैठा। सबसे पहले मेरी नजर रूममेट हुआंग चेन्यो पर पड़ी। वो मुझे ब्लेम वाली नजर से देख रहा था और बोला, नंगोंग लिनो कल रात भर रोती रही, कंबल के अंदर छुपकर। पूरा डॉर्म जान गया। मैंने तुरंत फोन उठाया। उसने मुझे ढेर सारे मैसेजेस भेजे थे। वो बार बार माफी मांग रही थी, कह रही थी कि वो सच में मुझे पसंद करती है और मिन्नत कर रही थी कि मैं उसे इग्नोर ना करूं। मैं लगभग इमेजिन कर सकता था कि वो रोते हुए ये मैसेजेस लिख रही होगी। मुझे इतना गिल्ट हुआ कि बिना सोचे मैंने रिप्लाई कर दिया, मैं नाराज नहीं हूं। मैसेज भेजते ही मेरा मन किया खुद को थप्पड़ मार दूं। उसके बाद तो वो और भी ज्यादा ओपनली मेरे आसपास घूमने लगी। सुबह डॉर्म्स के नीचे मेरा इंतजार करती और ब्रेकफास्ट लाती। जब उसकी क्लासेस नहीं होती तो मेरी क्लासेस में साथ बैठती। लाइब्रेरी में मेरे लिए सीट सेव करती। कभी कभी बबल टी और मलाटंग भी मंगवाती। मेरे रूममेट्स लगातार कहते रहते कि वो कितनी केयरिंग है, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि ये स्वीट बर्डन कितना बड़ा हेडेक था। एक दिन उसने मुझे प्लेग्राउंड पर वॉक के लिए बुलाया। जैसे ही मैंने पूछा उसे क्या चाहिए, उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें बनाई और पाउट करते हुए बोली, फ्रेंड, क्या छोटी लड़की किसी बड़े लड़के को मूवी देखने नहीं बुला सकती? या फिर हम वॉक करके बातें भी नहीं कर सकते? मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। आखिर मजबूरी में मुझे हाँ करनी पड़ी। नेशनल डे फेस्टिवल के लिए उसका ग्रुप डांस परफॉर्मेंस था। वो देर रात तक प्रैक्टिस करती रही और उसने मुझे उसे लेने आने को कहा। मैंने सोचा इतनी रात को लड़की का अकेले आना सेफ नहीं होगा, इसलिए मैं डांस हॉल पहुंच गया। वहां मैंने उसे ब्लैक ड्रेस में दरवाजे पर खड़े देखा। जैसे ही वो पलटी और उसने मुझे देखा, उसकी नजर पहले ठंडी और चुभने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें मुड़ गईं और वो फिर वही नरम ओबीडियंट मुस्कान देने लगी। उस अचानक बदलती हुई नजर ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपने दोस्तों को बाएं कहा और मेरे साथ नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों के हर मोड़ पर उसने सरप्राइज छुपा रखे थे, कहीं रोजेस, कहीं बबल टी, कहीं डिजर्ट्स, एक के बाद एक। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन खुशी भी हो रही थी। जब हम आखिरी सीढ़ी के पहले फ्लोर पर पहुंचे, उसने एक लाल वेलवेट बॉक्स निकाला। मेरी सारी खुशी तुरंत गायब हो गई। मुझे लगा उसमें रिंग होगी और मैं बुरी तरह डर गया। लेकिन बॉक्स खोलने पर अंदर सिर्फ एक रेड थ्रेड ब्रेसलेट था, जिसमें 2 लाल जेड बीड्स लगे थे। वो मुस्कुराई और बोली, फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे। मैं बस सूखी आवाज में थैंक्स ही बोल पाया, लेकिन वो तुरंत करीब आई, अपने गाल की तरफ इशारा करके बोली, इतना कोल्ड रिएक्शन, एक किस तो दो। मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। चेहरा तुरंत आग की तरह जलने लगा। मैं पलटकर वहां से भाग गया। पीछे से उसकी हंसी सुनाई दी, जो छोटी घंटियों जैसी लग रही थी। कुछ समय बाद जो ताई ने अपनी पसंद की लड़की को पटाने के लिए सबके साथ मूवी प्लान बनाई। हम थिएटर में बैठे थे। अंधेरे में नंगोंग लिनो चुपके से करीब आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तुरंत हाथ झटक दिया और धीरे से पूछा, क्या कर रही हो? उसने होंठ भींचे। अंधेरे में उसकी आंखें अजीब तरह चमक रही थीं। फिर नम नजरों से बोली, फ्रेंड, आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कब बनने देंगे? मैं इतना नर्वस हो गया कि बार बार लार निकलने लगा। मैंने कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, बस 18 साल की। अचानक वो मेरे कान के पास झुक गई। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छू रही थी। फिर हंसते हुए फुसफुसाई, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं। मैं उछलकर खड़ा हो गया और सारी पॉपकॉर्न नीचे गिरा दी। फिर जल्दी से बगल वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गया। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। थोड़ी देर बाद वो फिर मेरे पास आई और नीचे झुककर गिरी हुई पॉपकॉर्न उठाने लगी। उसने अपनी स्कर्ट में ढेर सारी पॉपकॉर्न जमा कर ली। मैं उसे देखता रह गया। अचानक मुझे वो दिन याद आ गया जब बचपन में मैं उसे चाइनीज न्यू ईयर पर साथ लेकर जाता था। वो भी ऐसे ही मेरे कपड़े पकड़ लेती थी और मेरे दिए हुए कैंडीज संभाल कर अपनी सफेद दांतों वाली मुस्कान देती थी। मेरा दिल नरम पड़ गया। मैं भी नीचे झुककर उसकी मदद करने लगा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें आधे चांद की तरह मुड़ गईं और वो मुस्कुराकर बोली, भैया, आप बहुत अच्छे हो।
डोर्म वापस लौटने पर मैंने देखा कि मेरी बैग में वही रेड वेलवेट बॉक्स रखा था और उसके अंदर एक नोट जो लॉन्गिंग से भरा हुआ था। मेरे सिर तक गर्मी चढ़ गई, चेहरा पूरा लाल हो गया और दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। कुछ समय बाद वो फिर मेरे साथ क्लास में आई। मेरी टेक्स्ट बुक के पन्नों के बीच उसे एक लव लेटर मिला। सफेद एनवेलोप पर लाल दिल बना हुआ था और उस पर किंगी नाम लिखा था। नंगोंग लिनो उस लेटर को अपनी उंगलियों के बीच पकड़े खड़ी थी। कांपती हुई आवाज और लाल आंखों के साथ उसने मुझे देखा और पूछा, फ्रेंड ये क्या है? मैंने सच बता दिया, लव लेटर। तभी आगे वाली रो का एक लड़का बोला, ये नौवीं है, फैकल्टी ऑफ लिटरेचर वाली टैलेंटेड लड़की की तरफ से। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। फ्रेंड क्या आपने सब पढ़ी? हेंगचेंग यू फिर बीच में बोल पड़ा, इन्होंने सिर्फ पढ़ी ही नहीं, सबका रिप्लाई भी दिया। वो हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द भरा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर चुकी थी। अचानक वो खड़ी हुई और क्लासरूम से बाहर चली गई। अगले कई दिनों तक नांगोंग लिनो ने ना तो मुझसे कांटेक्ट किया, ना ही मेरे आसपास मंडराई। लेकिन उसकी ये अचानक शांति मुझे उल्टा अजीब लगने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ मिसिंग हो। मेरे रूममेट्स मुझे गालियां देते रहते, कहते मैं ऐसा बस्टर्ड हूं जिसे टॉक्सिक बिहेवियर पसंद है। वो बोलते कि जाकर उसे मना लूं, लेकिन मैं नहीं गया। नेशनल डे सेलिब्रेशन की आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस वाले दिन पता नहीं क्यों मैंने वो लाल धागे वाला ब्रेसलेट पहन लिया। स्टेज के नीचे लोगों का समंदर था। मुझे पता था वो मुझे देख नहीं सकती, फिर भी मैंने वो ब्रेसलेट पहना। जब मैंने उसे स्टेज पर इतनी चमक के साथ परफॉर्म करते देखा तो अचानक मेरे अंदर अजीब सी जेलसी भर गई। परफॉर्मेंस खत्म होते ही मैं सीधा बैक स्टेज भागा। जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में घुसने वाली थी, मैंने उसके सिर पर कोट डाल दिया और उसे छोटे से चेंजिंग रूम में धकेल दिया। मैंने कहा, पहले कपड़े बदल लो। लेकिन मैं कुछ और बोल पाता उससे पहले बैक स्टेज मैनेजर ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने उसे मैसेज किया कि मैं उसके लिए मिल्क टी लेने जा रहा हूं और वो मेरा इंतजार करे। लेकिन जब मैं ड्रिंक लेकर वापस आया तो मैंने उसे एक दूसरे लड़के के साथ खड़े देखा। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो नॉवल का मेल प्रोटैगनिस्ट था, सभ्य, कल्चर्ड, बसंत के सूरज जैसा गर्म और चमकदार। मेरा दिल डूब गया। अगर प्रोटोगोनिस्ट भी अब उसके पीछे आ चुका है तो मैं आखिर उम्मीद किस बात की कर रहा था? मैंने मिल्क टी सीधा कूड़ेदान में फेंक दी और वापस मुड़ गया। यूनिवर्सिटी लौटने के बाद काउंसलर ने कुछ स्टूडेंट्स को हिंगबे यूनिवर्सिटी में 1 साल के एक्सचेंज प्रोग्राम का मौका दिया। एप्लीकेशन फॉर्म हाथ में पकड़े पकड़े मैंने खुद को मेंटली 2 थप्पड़ मारे। अब क्या सोच रहा है बे? प्रोटोगोनिस्ट आ चुका है। अगर अब भी नहीं भागा तो ओरिजिनल मालिक की तरह मेरा भी वही ट्रेजिक एंडिंग होगा। डेडलाइन वाले आखिरी दिन मैंने फॉर्म भरकर जमा कर दिया। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। अभी अभी उस लड़की को बाय कहा था जिसने मुझे लव लेटर दिया था। तभी अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। फ्रेंड। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, पहले वाली सॉफ्ट और स्वीट टोन से बिल्कुल अलग। आखिरी शब्द ऐसे निकला जैसे दांत भींच कर बोला गया हो, गहरे रिजेंटमेंट से भरा हुआ। वाह फ्रेंड, बड़े पॉपुलर हो ना। बताइए फ्रेंड। इन दिनों एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की सारी सॉफ्टनेस गायब हो चुकी थी। अब उनमें सिर्फ क्रूरता और जंगलीपन बचा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं टेंस हो गया। मन मारकर मैंने जवाब दिया, नहीं। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और मेरा ठुड्डी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे पूरे शरीर में पसीना छूट गया। रोम रोम खड़ा हो गया। बहुत डरावना था। वो धीरे से मेरे करीब झुकी। उसकी सांसों में मिठास थी। डॉक्टर, मेरे छोटे फ्रेंड को मैं पसंद क्यों नहीं हूं? मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे हाथ से उसने मेरे कान की लोब पकड़ ली और धीरे धीरे सहलाने लगी। फिर मुस्कुराकर बोली, एक वक्त का खाना भी पूरा तन मन देकर चुकाना चाहिए। फ्रेंड, मुझे अपना कर्ज चुकाने दो। मैं वहीं जम गया। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो उसे शुरू से ही सब पता था। वो बस मेरे साथ खेल रही थी। मैंने दांत भींच कर कहा, सुन बच्ची, तुम्हारे फ्रेंड को खिलौना बनना पसंद नहीं, इस बार छोड़ रहा हूं। लेकिन वो और जोर से हंसने लगी। थैंक यू फ्रेंड, मेरी जान बख्शने के लिए। अगर ऐसा है तो मैं खुद को आपको सौंप देती हूँ। मैं पैनिक में आ गया। उसी दिन मैंने सामान पैक किया और जल्दी से हिंबे यूनिवर्सिटी निकल गया। मुझे लगा हजारों किलोमीटर दूर भागकर उससे बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन से उतरा और स्टेशन से बाहर निकला, मैंने नंगोंग लिनो को देख लिया। वो सीढ़ियों के आखिर में खड़ी थी, ऊपर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने हार मानते हुए लंबी सांस ली। अब सीरियस बात करना जरूरी था। हम एक कैफे में जाकर बैठे। पूरी शांति के साथ उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, कितने समय बाद मिले भैया? मैंने भी फॉर्मल तरीके से जवाब दिया, हाँ, काफी समय हो गया। लेकिन अंदर से मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। उसने नम आंखों से मुझे देखा। फ्रेंड, मैं इतने चमकदार स्टेज पर खड़ी थी, क्या आपने मुझे देखा? फ्रेंड, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने उल्टा सवाल किया, मैं तुम्हें लेने क्यों आता? उसके शांत चेहरे का एक्सप्रेशन एक पल में टूट गया। अंदर छुपा पागलपन बाहर आ गया। फ्रेंड, पूरे 10 साल बीत गए। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या आप मुझसे नफरत करते हो? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो लगातार मेरी आंखों में देखती रही। उसकी नजर बेहद तीखी थी। फिर अचानक वो मुस्कुराई। फ्रेंड, मैंने फर्स्ट ईयर से सीधे 3rd ईयर हाई स्कूल जंप किया, सिर्फ जिनपे ही आने के लिए। लेकिन आप वहां नहीं थे, तो मैंने दोबारा एग्जाम दिया और कुनान चली गई। अपने फ्रेंड का पीछा करना बहुत मुश्किल था। मैं पूरी तरह स्टंट रह गया। ये जानकारी बहुत ज्यादा थी। मुझे समझ ही नहीं आया क्या रिएक्शन दूं। मैंने बस पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? वो मुस्कुराई, कुछ नहीं, मैं बस अपने फ्रेंड का खाना चुकाना चाहती हूँ। एहसान चुकाना? मासूम बनकर मेरे साथ खेलना, ऐसे चुकाती हो तुम मेरा एहसान?
उसका चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। मुझे दोबारा छोटे फ्रेंड मत बुलाना, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हारा छोटा फ्रेंड नहीं हूँ। इतना कहकर मैं उठ गया और उसे कैफे में अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन वो गई नहीं, वो मेरी यूनिवर्सिटी के गेट पर उकड़ू बैठी रही जब तक मैं बाहर नहीं आता। वो हिलने वाली नहीं थी। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया, फिर भारी बर्फबारी शुरू हो गई और टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। किसी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया कि एक लड़की इस कड़कड़ाती सर्दी में यूनिवर्सिटी गेट पर पूरी दोपहर किसी के इंतजार में बैठी है। हाँ, मेरा ये सॉफ्ट हार्ट एक दिन मेरी बर्बादी बनेगा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और भागता हुआ बाहर निकला। नांगोंग लीनो, मैंने चिल्लाकर पुकारा। वो लगभग बर्फ का पुतला बन चुकी थी। उसने सिर उठाया। ठंड से उसका चेहरा लाल था, होंठ बैंगनी पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो जीत वाली स्माइल दे रही थी। मुझे पता था इतने नरम दिल वाले भगवान मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ही वो खड़ी हुई, पूरा शरीर लड़खड़ाकर सीधे मेरी बाहों में गिर पड़ा। मैंने तुरंत उसे संभाला और उसका माथा छुआ। वो आग की तरह तप रहा था। उसे तेज बुखार था। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन वो पूरी ताकत से मुझसे चिपक गई। मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाओगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैंने ऑनलाइन एक होटल बुक किया और टैक्सी से उसे वहां ले गया। होटल की हीटिंग की वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल दिख रहा था। मैं घुटनों के बल बैठा और उसके भीगे हुए शूज और सॉक्स उतारे। ठंड से उसके पैर बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद पड़ गए थे। मैंने धीरे धीरे उन्हें रगड़ा जब तक वो गर्म होकर लाल नहीं हो गए। सुनो, क्या मैं तुम्हें फ्रेंड बुला सकती हूँ? उसकी आवाज बंद नाक जैसी भारी थी। वो शर्माते हुए मुझे देख रही थी। मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। जैसे ही मैं कोल्ड मेडिसिन खरीदने के लिए उठने लगा, वो अचानक मुझ पर झपट पड़ी। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और पागलों की तरह किस करने लगी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसकी आंखें ऑब्सेसिव प्यार से भरी हुई थी। फिर उसने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, निये किंगी, मुझे तुम पसंद हो। मैं पैनिक में आ गया। समझ नहीं आया क्या करूं। मैं हड़बड़ाकर उठा और बोला कि उसके लिए दवा लेने जा रहा हूं। उसने मेरी स्लीव पकड़ ली। लाल आंखों से मुझे देखते हुए पूछा, क्या तुम वापस आओगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे फिर वही छोटी बच्ची मेरे सामने बैठी हो, जो धान के खेत में ठंडी और डेस्परेट आंखों से दुनिया को देखती थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, वापस आऊंगा। उसने धीरे धीरे मेरी स्लीव छोड़ दी। सिर पीछे टिकाकर वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अब भी ठंडी थी। बेहतर होगा कि वापस आना। जब मैं दवाइयां लेकर लौटा, वो अब भी उसी जगह बैठी दरवाजे को देख रही थी। उसने धीमे से कहा, मैंने 1571 तक गिना। फ्रेंड, अगर तुमने मुझे फिर छोड़ दिया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मेरे दिल में दर्द सा उठा। मैं उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। आखिरकार मैंने मान लिया। ओरिएंटेशन सेरेमनी में उसे पहली बार देखने के उसी पल से मेरे फीलिंग्स बदल चुके थे। बचपन में मुझे उस पर तरस आता था और उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी लगता था, लेकिन अब मैं सच में उससे प्यार करने लगा था। और अगर ऐसा है तो फिर कोशिश क्यों ना करूं, उसके साथ ये रास्ता क्यों ना चलूं। मैंने पुनर्जन्म लिया। उस दिन जब मेरे पिता ने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया था, मेरे घुटने छिल गए थे और माथा दीवार से टकराया था। चक्कर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से 7 साल की उम्र में लौट आई हूँ। मैं उस समय में वापस आ गई थी जब सारी ट्रेजेडी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। पिछली जिंदगी में पहला आधा हिस्सा मैंने अपने पिता के अब्यूज में बिताया और दूसरा आधा नी किंग्स की हैरेसमेंट में। वो मेरी चीजें छीन लेता था, दूसरों को मुझे तंग करने के लिए उकसाता था, और बड़े होने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में मेरी मौत बहुत बुरी हुई, लेकिन इस जिंदगी में सब बदल गया। मैंने उसके सिर पर पत्थर मारा, लेकिन उसने पिछली जिंदगी की तरह मेरे सामने केक नहीं कुचला। उल्टा उसने केक उठाया, गंदी जगह साफ की और दीवार पर रखकर मुझे लेने का इशारा किया। वही केक जिसे खाने की इच्छा मुझे पिछली जिंदगी में हमेशा रही थी, लेकिन जिसका एक टुकड़ा भी मुझे कभी नहीं मिला। वो इतना मीठा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे लिए खाने का बचा हुआ हिस्सा बचाकर रखता था, मुझे कैंडीज देता था। उस कैंडी को मैंने मेडिसिन बॉटल में छुपाकर कई सालों तक अपने साथ रखा। वो बहुत अच्छा है। उसने मुझे स्वीट पोटेटोज दिए, एग्स दिए, वेजिटेबल्स उगाना सिखाया। उसने मुझे कपड़े धोना, पढ़ना, लिखना सिखाया। वैसे मैं जानबूझकर खराब मार्क्स लाती थी ताकि वो मुझे ट्यूशन पढ़ाए। मुझे उसकी परेशान और हताश शक्ल देखना अच्छा लगता था। किसी का मेरे लिए इतना कंसर्न दिखाना मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने एक ऐसे लिखा था, मेरा फ्रेंड। मैंने उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा। टीचर उसे पूरी क्लास के सामने एग्जाम्पल की तरह पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं भागकर उनसे विनती करने लगी कि वो ऐसा ना करें। मुझे डर था, अगर बाकी लोगों को पता चल गया कि वो कितना अच्छा है तो कोई उसे मुझसे छीन लेगा। वो मेरा फ्रेंड है और सिर्फ मेरा ही हो सकता है। जब वो शहर से वापस आया तो मेरे लिए फायरवर्क्स, एक स्पिनिंग टॉप और नए शूज लाया। मैंने उन्हें पहनना भी नहीं चाहा। मैंने उन्हें तकिए के पास रख दिया। सोचा था न्यू ईयर की सुबह पहनूंगी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पिता उन्हें चूल्हे में फेंककर राख बना चुके थे। मेरा पिता पागल है। उसने मुझे मजबूर किया कि मैनी किंग्स को धोखे से घर बुलाऊं ताकि वो उसे जिंदा दफना सके। मैंने एक ईंट उठाई और सीधे अपने बाप के सिर पर दे मारी। मैं उसे मार डालना चाहती थी ताकि ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन मैं बहुत छोटा थी। उसने मुझे लटका दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, और जब मैं बेहोश होने ही वाली थी तभी मैंने नी किंग्स को भागते हुए अंदर आते देखा। उसने स्पाइडरमैन वाली पैजामा पहन रखी थी। चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने तुरंत अपनी पैजामा उतारकर मुझे ढक दी। उसी पल मुझे समझ आ गया, वो मेरी मुक्ति है, इस जिंदगी में मेरी इकलौती ऑब्सेशन। न्यू ईयर की रात से पहले वो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आया। वो मेरे लिए नए कपड़े, नए शूज और सेलिब्रेशन के पैसे लेकर आया था। मैंने उसके घर फोन किया। मैं चाहती थी कि वो मुझे लेने आए। उसने कहा था कि वीकेंड पर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। जिस दिन मेरी माँ मुझे लेने आई उस दिन भी वो नहीं दिखा। तभी मुझे समझ आया, उसके लिए मैं बस एक बच्ची थी जिसे केयर की जरूरत थी। तो मैंने फैसला किया, मैं बड़ी बनूंगी, इतनी बड़ी
कि उसके बराबर खड़ी हो सकूं। मैंने क्लासेस स्किप करके एडवांस स्टडी की, पागलों की तरह पढ़ाई की। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में ही मैं हिंगबे यूनिवर्सिटी पहुंच गई, लेकिन वो वहां नहीं था। फिर मुझे पता चला कि वो कुनान में पढ़ने चला गया है, तो मैंने जानबूझकर 1 साल रिपीट किया सिर्फ कुनान जाने के लिए। आखिरकार मैंने उसे फिर से ढूंढ लिया। मैंने प्रिटेंड किया कि मैं उसे पहचानती नहीं, और उसे मुझे अवॉइड करते देखती रही। वो बहुत फनी था, लेकिन उसी के साथ मेरा दिल भी टूट रहा था। मैं धीरे धीरे उसके करीब गई, बार बार उसकी आंखों में छुपी हुई चिंता को देखती रही। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऑब्सेशंस होती हैं, जैसे वो केक जो बचपन में तुम कभी खा नहीं पाए, या वो नए शूज जिन्हें तुम संभाल कर नहीं रख पाए, और फिर वो इंसान जो रोशनी बनकर तुम्हारे अंधेरे बचपन को उजाला दे दे।